जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंधेर नगरी, जो नाटक यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और भारतेंदु जी के नाटक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो परीक्षा हो रही है उसमें सवाल डेप्थ पूछे जाते हैं। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ के और समझ के नहीं जाते हो तो वहां से सवाल प्रायः नहीं बनेगा। हर विषय वस्तु को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो जो अंधेर नगरी से हर बार सवाल पूछा जाता है वो आपसे जरूर बनेगा। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंधेर नगरी नाटक, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कितने भागों में विभाजित है, उन नाटक के पात्र कौन है, उन नाटक के विषय वस्तु को क्या है, और नाटकों के पात्रों का क्रम क्या है। हर अंक में नाटक के पात्र का क्रम क्या है, शुरुआत में कौन आया है, मध्य में कौन आया है और लास्ट में कौन आया है, इनको ध्यान रखना जरूरी है। जैसा कि इस बार के पेपर में आपने देखा होगा, आगरा बाजार जो जो आगरा बाजार नाटक है, बहुत ही फेमस नाटक है। वहाँ आगरा बाजार के लास्ट सीन के बारे में पूछ लिया था कि लास्ट सीन कौन गा रहा है या कह रहा है। तो ऐसे ही सवाल अब पूछे जाते हैं। तो इन सवालों पर हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हर नाटक को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है। और जैसा आप जानते हैं कि पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। और आप प्रमाण के लिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर हमारे रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं। हमारा फिर से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप भी अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद नहीं मारना चाहते हैं, असफल नहीं होना चाहते हैं, तो पहले फ्री 8-10 क्लास लेकर देखो। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आए तो आप कभी कभी भी क्लास छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंधेर नगरी की। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अंधेर नगरी ओरिजिनल टेक्स्ट को हमने लिया है, भारतेंदु का एक प्रहसन नाटक है। भारतेंदु का प्रहसन नाटक है। अब सबसे पहले समझेंगे कि इस नाटक के प्रथम अंक में क्या है। दोस्तों, अंधेर नगरी का जो प्रथम अंक है वह, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वह बाह्य प्रांत है। क्या है? बाह्य प्रांत है प्रथम अंक। बाह्य प्रांत का मतलब होता है बाहर का प्रांत, जहां पर महंत जी दो चेलों के साथ आते हैं और नाटक की शुरुआत होती है। देख रहे, याद रखना, पहले पूछ सकता है आपको कि नाटक की शुरुआत किससे होती है। तो नाटक की शुरुआत दोस्तों सबसे होती है। जैसे कहते हैं सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई। तो पहला शुरुआत का याद रखना कि नाटक की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो नाटक की शुरुआत हो रही है राम भजो राम भजो राम भजो। अब एक तो याद ही रखना है, दूसरा याद रखना है लास्ट कि नाटक एक सामूहिक गायन से शुरू होता है, राम भजो राम भजो। और पहला पात्र जो आता है, वो पहला पात्र आता है महंत। ये भी ध्यान रखना है कि पहला पात्र कौन आता है? महंत आता है। और महंत के साथ दो चेला होता है, नारायण दास और गोवर्धन दास। ये भी ध्यान रखना, नारायण दास और गोवर्धन दास। तो दोनों चेला को महंत गांव के बाहर से खड़ा होता है और कहता है कि आप जाइए और भिक्षा लेकर आइए। तो महंत के बाद पहला कौन आता है ये भी ध्यान रखना, वो है नारायण दास। नारायण दास कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। महंत किससे कहता है? गोवर्धन से, बच्चा गोवर्धन तू पश्चिम की ओर जा और नारायणपुर। यहां से सवाल बार बार पूछता है कि दो चेला है, तो गोवर्धन को पश्चिम की ओर भेजता है। ध्यान रखना कि महंत जो है उसमें गोवर्धन को दोस्तों पश्चिम की ओर भेजता है और नारायण को पूर्व की ओर भेजता है। अब ध्यान रखना, पहले ही अंक में जो है महंत जो है, गुरु जो है, गोवर्धन को पश्चिम की ओर भेजता है, गौ से गोवर्धन, ठीक है, और
नारायण को पूर्व की ओर भेजता है। अब देखिएगा कि गांव टके सिर सब कुछ को देख करके कौन उसी नगर में रहना चाहता है, तो वो है गोवर्धन। गोवर्धन मतलब गाय चराता है, तो गोवर्धन गाय उठा, गोवर्धन गोबर है, गोबर की तरह है, तो उसका मेंटेलिटी गोबर की तरह होगा। तो ये दिमाग में बैठा लेना, गोबर आएगा तो सारे कर्मकांड गोबर ही करता है। तो गोबर को जो है पश्चिम की ओर भेजता है, और नारायण को कहां भेजता है? पूर्व की ओर भेजता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है, कहता है गोवर्धन कहता है, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूं, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर, मालवर मतलब होता है मालदाल, पैसे वाले दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता ना करें। महंत कहता है बहुत लोभ मत करना, देखना। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक जो है गायन आया है, जैसे कि पहला गायन क्या था, क्रम से याद रखिएगा, सब राम भजो, राम भजो पहला था। अब दूसरा गायन पहले ही अंक में है, ये भी पूछ लेगा किस अंक में आया है, तो पहले ही अंक में आया है, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निवदान। तो पहला है सब राम भजो शुरू में। फिर ये बात कौन कहता है? महंत कहता है लोभ पाप का मूल है, पहले ही अंक में, लोभ मिढ़ावत मान, लोभ न कीजिए, या में नरक निदान। तो ये पहले अंक का है, इसे हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात दोस्तों, अब ये पहले अंक में दो आया है, एक तो पहला सब राम भजो, और एक होता है लोभ पाप का मूल है, ये महंत गाता है। और अगर क्रम में देखा जाए तो महंत अपने चेला को पश्चिम की ओर गोवर्धन को भेजता है, और यहां से पूर्व की ओर किसको भेजता है? नारायण दास को। तो इनको हमें ध्यान में रखना। अब दूसरे अंक में दोस्तों बाजार का दृश्य। अब दूसरे अंक में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाजार के दृश्य के जो पात्र है उसको क्रम से बनाइए। तो दूसरे अंक में जो बाजार का दृश्य याद रखना, क्रम से पहले कबाब वाला आया है, फिर घासी राम आया है, और घासी राम आया, और घासी राम ही ये गाता है, चना जोर गरम चना बनाबे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। ये कौन गाता है? घासी राम। ये कौन गाता है? घासी राम। तो ये भी ध्यान रखना है, कौन गाता है? चना जोर गरम। चना जोर गरम कौन गाता है? जो घास खाता है। कोड कर देना कि चना कौन खाता है? चना खाता है जो घास उठाता है। जो चना कौन खाता है, इसे भी अगर करोगे तो चना वही खाता है जो गांव में खूब काम करता है, घास उठाने का काम करता है। तो घास से हो गया घासीराम। चना कौन खाता है? जो घास उठाने का काम करता है, मतलब घासीराम। तो इनको याद रखना, दूसरे अंक में ये आया है। इसी तरह से फिर नारंगी वाली आई है, सिलहट की नारंगी। सिलहट असम में पड़ता है, वहां की नारंगी फेमस है, इसीलिए सिलहट की नारंगी। रामबाग की नारंगी, ये नारंगी वाली। फिर हलवाई आता है, इसको क्रम से हमें ध्यान में रख लेना है कि कौन कौन क्रम से आया। पाचक वाला कहता है चूरन अमल वेत का भारी, जिनको खाते कृष्ण मुरारी। अब देखो कृष्ण मुरारी की चर्चा हो सकता है पूछ ले कि कौन करता है कृष्ण मुरारी की चर्चा, तो पाचक वाला कहता है, क्योंकि कृष्ण बच्चे होते हैं, तो बच्चे कौन खाते? पाचक तो बच्चे ही खाते हैं। तो बच्चे से कोडिंग कर लेना, कृष्ण बच्चे थे इसलिए वो पाचक खाते थे। तो पाचक वाले की चर्चा कौन कर थी? कृष्ण मुरारी की चर्चा कौन करता है? पाचक वाला। सिंपल है, जीवन में नहीं भूलना है। अब इसी तरह से दोस्तों, अपाचक वाले का आ गया, बड़े बड़े मछली वाले, तो मछलियां जो है मछली खाता है। इसी तरह से ये दूसरे में पूरा बाजार का दृश्य है, और इनको अच्छे से हमें देख करके जाना है। और ये ध्यान रखिएगा, अब नोट्स से काम नहीं बनेगा कि हम लोग नोट्स पढ़ के चले जाते हैं। अब मूल टेक्स्ट को पढ़ना जरूरी है। मूल टेक्स्ट को पढ़ने के साथ साथ उसे समझना भी जरूरी है। जब तक मूल टेक्स्ट को पढ़ के आप नहीं समझेंगे, आपसे सवाल नहीं बनेगा। इसलिए हम सबको मूल टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्लास से जुड़ते हैं तो हम लाइन बाय लाइन क्लास में आपको मूल टेक्स्ट को कोडिंग के साथ याद करवाएंगे। कोडिंग के साथ सब, जैसे अभी हमने कहा घासी राम, घास खाने वाला, घास काटने वाला क्या उठाता है, क्या खाता है? सुबह सुबह चना खाता है। तो चना जोर गरम कौन गा रहा है? घासी राम। तो ऐसे कोडिंग से संपूर्ण साहित्य को टिप्स पे आप कर सकते हैं। तीसरे अंक में दोस्तों जंगल का दृश्य बहुत फेमस है। तीसरे अंक किसका है? देखो, पहला बाह्य दृश्य, बाह्य प्रांत पढ़ा। दूसरा क्या था? बाजार था। तीसरा क्या है? जंगल का दृश्य।
अब जंगल के दृश्य में पहला आता है महंत। कहता है, बच्चा गोवर्धन दास क्या क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ता है। अब ये गोवर्धन कहता है, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया और 3.5 सेर मिठाई। अब ये भी तीसरे अंक में गोवर्धन, याद रखिएगा कि 3.5 सेर मिठाई लाता है। किस अंक में गोवर्धन 3.5 सेर मिठाई लाता है, तो याद क्या रखना है, तीसरे अंक में। किसमें, तीसरे अंक में। साथ ही गोवर्धन ये भी कहता है, गुरुजी भीख में 7.5 पैसे भीख में मिले थे। ये भी याद रखना कि 7.5 पैसे भीख में मिले थे। कितना पैसा भीख में मिला था, 7.5 पैसे। कितना पैसे भीख में मिला था, सारा था। महंत नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलता है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सा नगरी है और कौन सा राजा है जहां यहाँ टके से मिलता है। गोवर्धन कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये ऐसी नगरी है जो अंधेर नगरी है, जहां हर चीज जो है टके सिर मिलता है, जितना खाना है छांक के खाओ। तो महंत कहता है, ऐसे नगरी में। यहां देखो अब जो है तीसरे में एक दोहा आया है, इन दोहों को याद रखना। ये महंत दोहा गाता है, दूसरे अंक में भी महंत गाता था, तीसरे में भी जो है महंत दोहा गा रहा है। क्या गाता है, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे वास। कि जहां सब कुछ एक समान हो, कपूर और कपास को एक समान समझा जाता हो, पढ़ा लिखा और मूर्ख को एक समान समझा जाता हो, वैसे देश में अच्छे इंसान को कभी नहीं रहना चाहिए। ये कौन कह रहा है, महंत। किस अंक में कह रहा है, तीसरे अंक में कह रहा है। तो इनको हमें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह गोवर्धन दास के बातचीत होता है तीसरे अंक में। गोवर्धन और महंत के बीच का ही बातचीत होता है तीसरे अंक में मुख्य रूप से। अब चौथा अंक आता है राजसभा का। अब याद रखना कि चौथे अंक है राजसभा का। राज्यसभा में तो पता है, राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, नौकर होते हैं, अपने अपने स्थान पर बैठे होते हैं। और शुरुआत होता है एक सेवक का, पान खाइए महाराज। तो राजा पिनक से चौंक कर घबरा कर उठता है, क्या कहा, सुपनखा आइए महाराज। तो चौथे में सुपनखा की भी चर्चा आई है। चौथे जो अंक है, याद रखना, इसमें सुपनखा की भी चर्चा आई है। अब राजा जो चूंकि मूर्ख है, लंपट है, इसीलिए अलग अलग बातें कहते हैं, और यहीं पर यह चर्चा होती है। चौथे अंक में ही चर्चा होती है कि किस तरह एक फरियादी की बकरी मर जाता है, उसी बकरी के बदले एक एक को फांसी पर चढ़ाने की बात होती है। तो पहले क्रम से याद रखिएगा कि पहले फांसी पर चढ़ाने के लिए किसको बुलाता है, और लास्ट में जो फांसी पर चढ़ाने की बारी आती है, तो जो गला पतला रह जाता है, तो राजा कहता है उसको पकड़ के ले आओ, जिसका गला मोटा हो और फांसी पर फिट होता हो। तो उसी के लिए देखता है कि गांव में सब पतले हैं, लेकिन गोवर्धन दास जो है खा खा के, टके सिर सब कुछ खा खा के मोटे हो गए। तो उसी को पकड़ के फांसी पर चढ़ाने के लिए आ जाता है। चौथे अंक में इसी की चर्चा है कि, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूरा इसी का, फरियादी बकरी सब कुछ इसी की चर्चा है। फिर भजती राजा, एक क्रम से याद रखिएगा इसको एक बार पढ़ के, कि किस किस को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाता है, एक बार पढ़ लेना है। अब देखो दोस्तों, पांचवें अंक में अरण्य का दृश्य है। अरण्य मतलब होता है जंगल। अब यहां पर दिखाता है कि किस तरह से जंगल में जो है राग काफी गाता है। कौन गाता है, राग काफी। इस बार भरमर गीत में पूछा गया है कि कौन राग काफी है, कौन क्या है। तो यहां पर राग काफी गाया जाता है। राग काफी में कहता है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सर गाजा। ये कौन गाता है, तो याद रखना गोवर्धन गाता है चौथी नगरी में। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर गाजा, ऊंच नीच सब एक ही जैसे, भरुआ पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान मराई। कौन गाता है, तो गोवर्धन गाता है। इसी समय दोस्तों, अब यही सिर्फ गोवर्धन एक लंबा गाता है। इसी समय वो सोचता है कि गुरुजी तो हमें बेकार से डरा रहे थे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मौज से वो खाना खा रहे हैं, टेंशन मुक्त खूब मिठाई चबा रहे हैं। और इसी समय इसे पकड़ने के लिए जो है
पहला प्यादा आता है और पहला प्यादा इससे कहता है, चल वे चल मिठाई खाकर मोटा गया है, अब आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन कहता है, यह आफत कहाँ से आ पड़ी भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। पहला प्यादा कहता, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। अब देखिए कौन कहता है फांसी चढ़ने के लिए, पहला प्यादा। किसको कहता है, तो याद रखना गोवर्धन दास को कहता है। अब इसी पांचवें दृश्य में उसे पकड़ करके राजा के पास ले जाता है। और अंतिम आता है छठा दृश्य। छठा दृश्य शमशान घाट का होता है, शमशान। पिछली बार पूछा था छठा दृश्य का क्या नाम है, तो शमशान है। अब गोवर्धन को पकड़ते हुए चार सिपाही जो है छठे दृश्य में राजा के पास ले जाता है। राजा जो है उसे फांसी पर चढ़ने के लिए कहता है। बेकसूर को फांसी पर चढ़ता है। तो उनके गुरु ने उसे कहा था कि जब जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। तो वो अपने गुरु को याद करता है। और जब गुरु को याद करता है तो गुरु अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि भारतेंदु का युग एक तिलस्मी उपन्यास का भी युग था, अय्यारी उपन्यास का भी युग था, इसीलिए वो गुरु अचानक उसके सामने उपस्थित हो जाता है। और गुरु से कहता है, बाबा जी बोले काहे को आप फांसी पर चढ़ते हो। राजा इस समय ऐसी शायत है कि अब कान में कुछ चेला गोबर को कहता है। तो कहता है कि इस समय, और फिर कहता है कि फांसी इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा। तो इसमें गुरु और शिष्य के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों आपस में झगड़ने लगता है। तो अब क्या कहता है, आपस में झगड़ने लगता है। तो राजा कहता है कि भाई झगड़ा क्यों हो रहा है। तो कहता है कि यह कि झगड़ा क्यों हो रहा है। तो कहता है कि गुरु कहता है कि जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा डायरेक्ट जो है स्वर्ग जाएगा। तो राजा कहता है फिर तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। इस तरह से कोतवाल को कहता है, हमारे सब के सबको दीवार गिरेगी। तो राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते हुए बैकुंठ मैं ही जाऊंगा, हमको ही फांसी पर चढ़ा दो। तो यहीं पर एक जो गुरु का लाइन है अंतिम में, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी है, पूछिएगा अंतिम लाइन क्या है गुरु का। जो गोवर्धन के गुरु हैं, जो है महंत, उनका अंतिम लाइन है, जहां न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजान समाज। जहां न धर्म हो, न नीति हो, न बुद्धि हो, न सुजान समाज हो, ते ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। ऐसे राज अपने आप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि यह चौपट राजा का हुआ है। तो ये अंधेर नगरी का अंतिम लाइन है। जैसे कि इस बार भी आपने देखा होगा आगरा बाजार का अंतिम लाइन बोलता है कि कौन गाता है। तो उसी तरह अंधेर नगरी का अंतिम लाइन जो है, गुरु जो महंत है, गोवर्धन और नारायण के गुरु है नारायण दास के, वो गाता है, जहां न बुद्धि, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपहु न से। आपहु मतलब होता है अपने आप, जैसे चौपट राज, राजा को लोग टिकटी टिकटी मतलब होता है फांसी पर खड़ा कर देते हैं और नाटक खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये 6 अंक का कुल नाटक है। इन नाटकों में एक तो कितने अंक है ये ध्यान रखना है, उस अंक का नाम क्या है ये ध्यान रखना है, फिर हर अंक में कौन से दोहा आया है, कौन से राग आया है, और पात्रों का क्रम क्या है। और वो पात्र जैसे घासी राम चना जोर गरम गाता है, तो अलग अलग पात्र क्या क्या गाता है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगर इतना हम रखेंगे, इसी तरह से जितने भी यूजीसी नेट में संपूर्ण सिलेबस है, हर नाटक को नोट्स की जगह टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है। और टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, टेक्स्ट से क्या पूछ रहा है। जैसे इस बार भी जिंदगी नामा का क्रम पूछा था, पिछली बार भी पूछा था गीतों का क्रम। तो इन सारे चीजों को आसान भाषा में, सिंपल भाषा में समझते हुए पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले एक वीक में हमारा फिर से नया बैच शुरू हो रहा है, आप क्लास ज्वाइन करके, फ्री क्लास है, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।